हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम HTML में हेडिंग्स और पैराग्राफ की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें हेडिंग्स और पैराग्राफ की ज़रूरत क्यों है। ये मैंने एक वेबसाइट बनाई है, छोटी सी, खुद ही बनाई है HTML में। सिंपल टेक्स्ट लिखा है, ये देखें। इस टेक्स्ट में मैंने हेडिंग्स और पैराग्राफ का यूज़ नहीं किया। तो ये देखिए, हमें पढ़ने में इतनी मुश्किल हो रही है कि कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है और कौन सा टॉपिक किस रिलेटेड है। मतलब हेडिंग्स में होता है ना कि हेडिंग लिख देते हैं, उसके नीचे उसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। इसमें हमने हेडिंग्स और पैराग्राफ का यूज़ नहीं किया, तो ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे इकट्ठी कर दी। सेक्शन नहीं बने ज़्यादा इसके अब, तो इसमें ना इरीडेबिलिटी का इशू आ जाता है। अब ये मैंने एक वेबसाइट और बनाई है, इसमें मैंने हेडिंग्स और पैराग्राफ का प्रॉपर यूज़ किया है। तो ये देखें, टिम बर्नर-ली का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये उसका नाम लिखा है। उसके बाद में एक छोटा सा पैरा लिखा है। उसके बाद उसकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन और वो पैरा लिखा है। तो ये देखें, इसमें पढ़ने में ज़्यादा आसानी है और ये ज़्यादा मुश्किल है उसकी निस्बत। तो हम ना हेडिंग्स और पैराग्राफ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पेज की रीडेबिलिटी ज़्यादा हो सके, पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो हमें। तो अब हम देखते हैं कि HTML में हेडिंग्स और पैराग्राफ बनाते कैसे हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, हेडिंग्स एंड पैरास के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं HTML का बॉयलरप्लेट कोड लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि HTML में कितनी किस्म की हेडिंग होती है। HTML में 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। 6 तरह की हेडिंग होती हैं और इनको ये H1 से H6 तक हैं 6 हेडिंग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं H1 की। इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले H1, इसमें मैं लिखता हूँ एक इंट्रोडक्शन HTML। ये मैंने H1 में लिख दिया। इसको मैं लाइव सर्वर के थ्रू ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये लाइव सर्वर का बटन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये लाइव सर्वर में ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये है H1 मैंने लिखा। उसके बाद मैं लिखता हूँ H2। मैंने H2 लिखा और उसमें मैं लिख देता हूँ वाइल लर्न HTML। ये ब्राउज़र पे ये देखिए, ये ऐसे शो होगी। सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1, उसके बाद H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। ऐसे ये लेवल होते हैं। सबसे पहले बड़ी हेडिंग, फिर उसके बाद छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे H3। यहाँ से इंट्रोडक्शन ही दोबारा लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा और ये देखें H3 आ गई है। ये मैंने जूम किया हुआ, असल में ये इतना है। मैं अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए H1, H2, फिर H3। उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने आपके सामने कॉपी किया है। तो ये मैं कैसे कॉपी कर रहा हूँ, मैंने ये ऐसे सिलेक्ट करके Ctrl+C Ctrl+V नहीं किया। VS कोड में शॉर्टकट है कॉपी करने के लिए। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ ना, या वैसे इस लाइन पे कर्सर है मेरा। तो शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर आल्ट का बटन दबाना है और फिर डाउन एरो दबाना है, तो वो नीचे कॉपी हो जाएगा। शिफ्ट, आल्ट और डाउन एरो दबाना है, तो ये नीचे कॉपी हो जाएगी। ये देखिए, ये कॉपी होगी। अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ये H3 होगी। ये इसके बाद H4 सॉरी। उसके बाद ये H5 और ये है H6। ये एक असाफी लिखी गई, इसको हटा देते हैं। और ये मैंने 6 हेडिंग्स लिख ली हैं। मैं इसको ब्राउज़र पे देखता हूँ और ये देखें, सबसे पहले H1 है, फिर H2, फिर H3, H4 और ये क्या ज़्यादा आ रही है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 नहीं पूरी हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग्स है 6। सबसे पहले होती है H1। एक पेज में एक से ज़्यादा H1 हम नहीं बनाते। लिख सकते हैं हम H1 एक से ज़्यादा, लेकिन मोस्टली हम एक ही लिखते हैं, एक ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो H1 होता है वो हमारे पेज के बारे में बता रहा होता है कि हम इस पेज में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूज़र। तो हम H1 एक ही यूज़ करते हैं अपने पेज में। उसके बाद H2, H3 जितनी हमें उस हिसाब से ज़रूरत हो उतनी हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम हेडिंग्स का यूज़ करते हैं तरतीब से। जैसे पहले H1 का यूज़ किया, उसके बाद H2 का यूज़ किया है। अगर इसका सेम लेवल की हेडिंग है तो फिर हम H2 का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हमने इस हेडिंग के अंदर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं इन्फॉर्मेशन और उसमें भी हेडिंग की ज़रूरत पड़ गई है तो फिर हम H3 का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे हम हायरार्की से चलते हैं इसमें। तो इसमें हायरार्की का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है करना। तो उसके बाद ये हेडिंग्स का इतना ही कंसेप्ट है इसमें। उसके बाद हम पैराग्राफ की बात करते हैं कि पैराग्राफ क्या है HTML। पैराग्राफ को लिखने के लिए, जैसा कि मैं अपनी पिछली कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, कि P टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये P टैग है, इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ये मैंने लिखा है लॉरम। लॉरम क्या है? लॉरम एक शॉर्टकट है या कह लें फीचर है VS कोड का, जिसको हम लॉरम लिखेंगे तो ये सजेशन बॉक्स ओपन हो गया और इंटर दबाएंगे तो हमारे पास रैंडम टेक्स्ट लिखा जाएगा। ये देखिए, रैंडम टेक्स्ट लिखा गया कुछ।
और ये नीचे स्क्रॉल बार आ रही है ना, तो मुझे ये टेक्स्ट देखने के लिए आगे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे पास ये स्क्रॉल बार ना आए, मुझे ये जितनी स्क्रीन शो हो रही है उसके अंदर ही सारा टेक्स्ट शो हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे व्यू पे जाना आपने और ये वर्ड रैप है, इसको आपने क्लिक करना है तो ये वर्ड रैप हो जाएगा। जैसे वर्ड होता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसमें भी ये फीचर होता है वर्ड रैप का कि अगर न्यू लाइन में जा रहे हैं, अपना स्क्रीन ख़त्म हो रही है तो न्यू लाइन में ऑटोमेटिक चला जाता है, तो इसको वर्ड रैप कहते हैं। इसका शॉर्टकट है Alt Z। ये मैंने Alt Z दबाया तो ये देखें Alt Z से पहले ऑन था तो वो ख़त्म हो गया, अब मैंने दोबारा दबाया तो ये दोबारा वर्ड रैप ऑन हो गया। तो ऐसे हम एक स्क्रीन पे शो करते हैं अपना पूरा टेक्स्ट। तो उसके बाद ये एक पैराग्राफ लिखा गया है, इसको ब्राउज़र में देखते हैं। ये देखिए ये ब्राउज़र में लिखा गया है एक पैराग्राफ, कुछ टेक्स्ट लिखा गया रैंडम। तो ऐसे हम पैराग्राफ बनाते हैं। लॉरम की एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये मैं इसको हटाता हूँ और ये मैंने लिखा लॉरम। तो इसके बाद अगर मैं लिखूँ ना, फॉर एग्जांपल मैंने 100 लिखा है तो ये 100 वर्ड्स का लॉरम टेक्स्ट जनरेट करेगा। अब ये देखिए मैंने एंटर दबाया और ये देखिए 100 वर्ड्स का एक इसने जनरेट कर दिया। ये देखिए ये 100 वर्ड्स का लॉरम इप्सम ये टेक्स्ट है रैंडम, इसको जनरेट किया गया। ये हो गया पैरा। ऐसे हम पैराग्राफ बनाते हैं। इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये ELIT एलीट या जो भी लिखा हुआ है ये, इसमें मुझे न्यू लाइंस चाहिए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो ना 3-4 लाइंस के बाद आए। ये मैंने 3-4 लाइंस इसमें डाल दी हैं। तो मैं इसको ब्राउज़र पे देखता हूँ जाके, तो लेकिन मुझे यहाँ पे तो शो ही नहीं रहा। कहाँ पे था, एलीट के बाद। तो इसके बाद मुझे लाइंस चाहिए थी न्यू, वो तो आई नहीं। तो हम न्यू लाइंस लगाने के लिए एक टैग आता है हमारे पास BR टैग, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ BR। ये BR टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। मैंने अपने पिछली वीडियोस में बताया है कि टैग्स क्या होते हैं। एक और मैं BR करता हूँ तो ये 2 न्यू लाइंस जनरेट कर देगा एम्प्टी। ये देखें, तो मैं यहाँ पे 3-4 डाल देता हूँ। तो मैंने 3-4 डाल दिया न्यू लाइंस, तो ये देखें नीचे आ गया इतना। ऐसे हम न्यू लाइंस डालते हैं अपने पैराग्राफ में। और अगर हमें स्पेसेस चाहिए हो, जैसे ये लॉरम लिखा हुआ है, इसके बाद मुझे फॉर एग्जांपल 3-4-5-6 स्पेसेस चाहिए, तो ये मैंने स्पेसेस डाल दिए हैं। तो ये लॉरम के बाद स्पेसेस आई नहीं है। यहाँ पे जो हमारा ब्राउज़र होता है ना, वो वाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है। जैसे ये वाइट स्पेसेस हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन हमने डाल दी हैं। ऐसे स्पेसेस को वाइट स्पेसेस कहते हैं। ये ब्राउज़र वाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है, लेकिन हमें किसी वजह से चाहिए फॉर एग्जांपल, तो हम फिर क्या करेंगे। तो वाइट स्पेसेस डालने के लिए हम यूज़ करते हैं एक चीज़ का NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। और यहाँ पे ये ऐसे लिखना है और उसके बाद सेमीकोलन डालना है और शुरू में एक सिंबल डालना है एंड का। और ये देखें ये ब्लू कलर का हो गया, मतलब ये कीवर्ड है, डिफाइन है HTML में। मैं इनको कॉपी पेस्ट करता हूँ और काफ़ी सारे स्पेसेस डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने इतनी सारी स्पेसेस डाल दी हैं और ये देखें ये इतनी ज़्यादा स्पेसेस आ गई यहाँ। तो ऐसे हम स्पेसेस और न्यू लाइन्स ऐड कर सकते हैं इसमें। ये है पैराग्राफ। अब ऐसा भी नहीं करना कि हमारे पास कोई टेक्स्ट है और हम लिखना चाहते हैं तो हम इसी पैराग्राफ के अंदर वो भी लिख दें। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरम 200 में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने इसमें लिख दिया। तो ये देखें ये कितना ज़्यादा हो गया। ये पैराग्राफ तो नहीं लग रहा है, ये तो काफ़ी लंबा टेक्स्ट लिख दिया है। ऐसा नहीं करना, मल्टीपल पैराग्राफ का यूज़ करना है। यहाँ पे एक और पैराग्राफ बना लेना और यहाँ पे फिर लिखना है। मैं यहाँ पे 100 वर्ड्स का लिख देता हूँ और ये देखें ऐसे ये डिवाइड हो गया। अब ये 100 वर्ड्स का फिर एक पैराग्राफ बन गया। तो ऐसे हम अपने जो लार्ज टेक्स्ट होता है ना, उसको चंक्स में डिवाइड करते हैं पैराग्राफ में लिख के। तो ऐसे पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। पैराग्राफ टैग के साथ एक और टैग का जिक्र किया जाता है अक्सर, और वो है प्री टैग। प्री का मतलब है प्री फॉर्मेटेड टैग। इसमें हम जो कुछ भी लिखेंगे वो वैसे का वैसा ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लॉरम लिखता हूँ, लॉरम मैं लिखता हूँ 50 वर्ड्स का लिखता हूँ मैं, ये मैंने लिखा है और ब्राउज़र पे देखते हैं। तो ये देखिए इसका फॉन्ट भी थोड़ा और है, फॉन्ट स्टाइल इसका कुछ और तरह का लिखा आ रहा है, ये कुछ और तरह का लिखा है। तो इसमें मैं अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू लाइन डालता हूँ इप्सम के बाद। मैंने 2-3 न्यू लाइन्स डाल दी हैं। तो ये देखें ये 2-3 न्यू लाइन्स में चला गया और यहाँ पे शुरू में स्पेसेस भी आ रही हैं। तो ये कैसे आ रही हैं, ये जो स्पेसेस है ना ये वाली शुरू से आ रही हैं। जो भी वाइट स्पेसेस है ना उन सब को इंक्लूड करके ब्राउज़र में शो करा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं न्यू लाइन डालता हूँ 2-3, तो ये भी वहाँ पे शो हो जाएगी ऐसे। ये देखें यहाँ पे न्यू लाइन्स बन चुकी हैं और ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं वो यहाँ से आ रही हैं। तो ये जो हम यहाँ पे लिख दें जैसे वो वैसा ही वहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्पेसेस भी डाल देता हूँ डॉलर के बाद काफ़ी सारी, ये स्पेसेस भी वैसे ही शो हो जाएंगे। यहाँ पे हमें NBSP यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही BR टैग करने की। तो ये है प्री टैग। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि प्री टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, हेडिंग्स क्या होती हैं। अब हम एक छोटा सा पेज बनाते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो हम बनाते हैं। ये वाला हम बनाते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग है और ये सबसे बड़ी हेडिंग है। अगर आप देखें ना
इनसे ये बड़ी हेडिंग है, ये देखिए ये सबसे बड़ी हेडिंग है इस पेज में। तो इसके लिए हम H1 का इस्तेमाल करेंगे। उसमें लिखा हुआ है टिम बर्नर-ली, मैंने लिख दिया टिम बर्नर-ली और अपने पेज पे देखते हैं जाके, ये देखें ये टिम बर्नर-ली लिखा आ गया। उसके बाद एक ये पैराग्राफ लिखा होगा, इसको हम पी टैग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये पी लिखा और इसमें वो टैग्स लिख देते हैं, ये शो हो गया हमारे। उसके बाद एक फिर हेडिंग है और ये उससे छोटी हेडिंग है H1 से। हम अपने एक पेज में एक ही H1 का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे H2 और उसमें वो हेडिंग लिख दी मैंने। उसके बाद ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, कॉपी करता हूँ और अपना पैराग्राफ टैग बनाता हूँ एक और यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, और ये देखें ये पैरा भी आ गया। उसके बाद फिर एक हेडिंग टैग, ये देखें ये भी उतने साइज़ की हेडिंग है, ये भी उतने ही साइज़ की, ये दोनों का साइज़ बराबर है। मैंने इसके लिए H2 का इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए भी मैं H2 का ही इस्तेमाल करूँगा। कंसिस्टेंसी हम अपने पेज मेंटेन रखेंगे, तो इसके लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने पेज में लिखते हैं H2 मैंने। उसके बाद एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ में ये टेक्स्ट है, इसको कॉपी किया और अपने पैराग्राफ में लिख दिया इसे और अपने पेज पे देखते हैं जाके, ये देखें। उसके बाद एक और हेडिंग है, ये की कंट्रीब्यूशन, ये भी इनके सेम लेवल की हेडिंग है, तो इसके लिए भी हम H2 का इस्तेमाल करेंगे। आ गया। बाद एक पैराग्राफ नहीं है। उसके बाद फिर एक हेडिंग है, ये हेडिंग देखें, ये इस हेडिंग से ये छोटी है और इसके अंदर आ रही है ये हेडिंग, तो ये उससे छोटी है तो हमने H2 का इस्तेमाल किया इसके लिए, तो उससे छोटे के लिए हम H3 का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं करना कि उसके बाद H5 या H6 इस्तेमाल कर ली, ऐसे लेवल स्किप नहीं करने होते, हमने तरतीब से चलना होता है। इसके मैंने कॉपी किया और इसमें H3 लिखता हूँ यहाँ पे और ये लिख दिया मैंने। और उसके बाद फिर एक पैरा है और ये मैंने पैरा लिखा, ये देखिए ऐसे बन गया। उसके बाद ये नीचे भी हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा और इसमें प्री टैग की एग्जांपल नहीं है तो वो भी आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई मसला हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो ये था पैराग्राफ्स और हेडिंग्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी पैराग्राफ क्या होता है, हेडिंग क्या होता है, कितनी तरह की हेडिंग होती है, प्री टैग क्या होता है, प्री टैग और पी टैग में क्या फ़र्क है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।